Hello guys and welcome back to our channel. So this is the second part of 502 ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 502 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से ब्लॉग एक की ये वीडियो है, जिसमें से एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लोगो है, गवर्नमेंट जॉब हमारी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। चलिए, बच्चा कैसे सीखता है। तो यहाँ पर कल जो हमने पढ़ा था, मैंने कल जब आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था आपको 502 ब्लॉक 1 के बारे में कि हमने इसमें से अधिगम उद्देश्य, अधिगम प्रक्रिया, अवधारणा और प्रक्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को अच्छे से एनालाइज किया था, अच्छे से पढ़ा था। आज हम बच्चा कैसे सीखता है के बारे में जानेंगे। इसमें बच्चा कैसे सीखता है में कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे है पहला है अनुकरण, अवलोकन, प्रयास एवं त्रुटि, सहभागिता, खोजबीन पूछताछ, समस्या समाधान, अर्थपूर्ण अधिगम, जिसमें से आज हम 2 कवर करने वाले हैं, अनुकरण और अवलोकन। पहले यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ है कि बच्चा कैसे सीखता है का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आपके काम का नहीं है। अनुकरण क्या है? तो इनमें से एक क्वेश्चन ये डीएसएसबी में पिछली बार पूछा गया है कि अनुकरण क्या नहीं है, उसके अंदर दिया हुआ था। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज थी और थोड़ा सा बड़ा था वो। तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, आपको ये तीनों याद रखने हैं कि व्यवहार में परिवर्तन। जब हम किसी भी चीज़ का अनुकरण करते हैं या किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता ही करता है। दूसरा आता है दोहराव की श्रृंखला। अनुकरण के अंदर दोहराव होता है। जिस प्रकार एक अध्यापिका जब कोई भी अवधारणा बच्चों के सामने प्रस्तुत करती है, कोई भी चीज़ बच्चों को समझाती है, तो वहाँ पर दोहराव की श्रृंखला यानी बच्चे उस चीज़ को दोबारा दोबारा दोहराते हैं। तो दोहराव की श्रृंखला अनुकरण के अंतर्गत आती है। व्यवहार या क्रिया की नकल, यानी कि एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि व्यवहार कर रहा है और जो क्रिया अध्यापक के द्वारा कराई जा रही है उसकी नकल कर रहा है। तो अनुकरण में तीनों चीज़ आ जाती है। बेसिकली अगर हम कहें तो हम अनुकरण को नकल कह सकते हैं कि वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, वो हमें दोहराव की श्रृंखला दे रहा है और हमारे व्यवहार या क्रिया की नकल कर रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को प्रसिद्ध व्यक्तियों से क्यों परिचित कराया जाता है। ये अभी आपके केवीएस के एग्ज़ाम में आया है, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में, कि क्यों हम बच्चों को आदर्श लोगों से मिलवाते हैं या क्यों हम जो है कम्युनिटी से ऐसे लोगों को लेकर आते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों को क्या दिखाना है, जिससे बच्चा उनका अनुकरण कर आदर्शों को ग्रहण करे। जैसे कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है आपके एरिया में, तो एक एज अ कम्युनिटी रिसोर्सेज हम उसको स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसको स्कूल में लेकर आते हैं। किस लिए? ताकि बच्चा जो है वो मोटिवेट हो। जैसे कि आप छोटे थे तो आपको भी पता होगा कि भाई आज आपका सपना है, आपने कोई क्रिकेट की मूवी देखी, आपने सचिन तेंदुलकर को देखा, तो आपको लगा कि नहीं मुझे तो क्रिकेटर बनना है। कल को वहीं पर आपने मदर टेरेसा का चैप्टर पढ़ा और वहाँ पर मदर टेरेसा को देखा कि भाई मदर टेरेसा ने इनकी हेल्प की, उनकी हेल्प करी और किस तरीके से मदर टेरेसा ने बहुत से लोगों की जान बचाई। तो वहाँ से आपके मन में क्या आ गया कि अब हमें नर्स बनना है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बच्चे के सामने कोई भी आदर्श प्रस्तुत होता जाता है, बच्चा उसी राह पर चलना शुरू कर देता है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों को प्रसिद्ध व्यक्तियों से क्यों परिचित कराया जाता है, तो जिससे बालक उनका अनुकरण करें, यानी उनके रास्ते पर चले और उनके जो आदर्श हैं उनको ग्रहण कर सके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति किसी कार्य को अनुकरण से, व्यवहार के अवलोकन से और अन्य प्रकार की क्रियाओं से सीखते हैं। ये भी कुछ मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनसे बच्चे नए अनुभवों और व्यवहारिकता को सीखते हैं। तो यहाँ पर अनुकरण से बच्चा क्या सीख रहा है? नए अनुभवों को सीख रहा है और उसको अपने व्यवहार में डाल रहा है, उसको अपने बिहेवियर में डाल रहा है। अनुकरण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल होती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। बच्चा प्रत्येक का अनुकरण नहीं करता, वह उसका चुनाव करता है जिसे वह पसंद करता है।
ज़ाहिर सी बात है कि भाई बच्चा जिसको पसंद करता है उन्हीं उसी का ही अनुकरण करेगा। अगर आप बच्चे को खेलने से रोकेंगे तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है। बच्चे का अपना दोस्तों में इंटरेस्ट है जो खेल रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा जिस चीज़ को पसंद करता है वह उसी का ही अनुकरण करता है, और उसी से ही अपने व्यवहार में वो क्या लगता है लाता है, चेंजमेंट लाता है। व्यवहार या क्रिया से उसे आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति अनुकरण के लिए आदर्श बन जाते हैं, ठीक है। आप वो आदर्श चाहे कोई भी हो सकता है, वो आदर्श मदर टेरेसा हो सकती हैं, और जो है आप खुद भी हो सकते हैं, एज अ टीचर आप हो सकते हैं, अशोक महान हो सकते हैं, शिवाजी हो सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जो है प्राथमिक विद्यालय पर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे आदर्शों को सांकेतिक आदर्श कहा जाता है। अगर आप किसी भी आदर्श को या आप किसी भी व्यक्ति को एज अ आदर्श बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको सांकेतिक आदर्श कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनको सांकेतिक आदर्श कहा जाएगा। अक्सर माता पिता, सहोदर, वह अध्यापक बच्चे को कुछ महान हस्तियों के उदाहरण देते हैं। ऐसे आदर्श को या तो वास्तविक आदर्श या फिर उदाहरणीय आदर्श कहा जाएगा। यानी बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है कि बच्चे को हमें क्या बनाना है, बच्चे को एक मोटिवेशन देना है हमें बच्चे को, और मोटिवेशन देकर हमें मोरल वैल्यूज़ देनी है हमें बच्चे को, मोरल वैल्यू की तरफ हमें इन्हेंस करना है। तो अगर हमें बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होना होगा, जिससे बच्चे आपसे चीज़ें सीखें, क्योंकि बच्चा जो देखता है सुनता है वही चीज़ें सबसे पहले ग्रहण करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकंड पेज है ये आपका, जिसमें ये बताया हुआ है कि सकारात्मक अनुकरण पर किस प्रकार से बल दिया जा सकता है। कैसे आप ये कह सकते हैं कि एक बालक जो है वो सकारात्मक अनुकरण सीख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे, उसे इनाम देंगे, और अगर बच्चे को संतोषजनक परिणाम मिलता है तो वह सकारात्मक अनुकरण है। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन मिलता है तो वह सकारात्मक पुनर्बलन है, अनुकरण है। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो भी देख रहा है वह सीख रहा है। तो अगर आप बच्चा जो आप चाहते हैं उसी तरीके की अवधारणाओं को ग्रहण कर रहा है तो आप उसको प्रशंसा करेंगे या उसको इनाम देंगे तो बच्चा आपका और ज़्यादा अनुकरण करेगा। बच्चे को यदि अनुकरण करके संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे के जो है एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम में वो आपकी बताई हुई स्ट्रेटजी या कुछ अपनी तरह से चीज़ों को करता है और बच्चे को संतोषजनक परिणाम यानी कि बच्चा पास हो जाता है या बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ से बच्चा उस अनुकरण को और ज़्यादा बार दोहराएगा। तीसरे पे चलते हैं, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनुकरण से बच्चा पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट जो है वो प्राप्त कर रहा है, तो भी बच्चा सीखने के लिए अग्रसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर है कि अनुकरण तीन प्रकार से हो सकता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, प्रशंसा करके, अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और बच्चे को संतोषजनक परिणाम मिल रहा है, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन हो रहा है। मैं इसको रोक देती हूँ, अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन, कभी कभी बच्चा दूसरों के अनुकरण को देखकर बिना किसी इनाम या संतोषजनक परिणाम के लालच के अनुकरण करता है। इसके पीछे उसका तर्क होता है कि यदि दूसरों को ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है तो मुझे भी होगा। किसी विशेष प्रकार की ड्रेस या लिपस्टिक का चुनाव करना, किसी विशेष तरीके से बात करना या कोई विभिन्न धुन को गाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चा प्राइमरी स्तर पर जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा किसी न किसी की नकल करता रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अनुकरण का प्रभाव क्या होता है। अब एक बच्चा अनुकरण कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या क्या निकल कर आएंगे। या तो उसके पीछे आदर्श प्रभाव होंगे कि बच्चा जो है उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा और उसको बार 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 दोहराता रहेगा। या फिर उसका प्रभाव ये निकल कर आएगा कि जो उसका किया गया कार्य है वो दमन हो जाएगा, या फिर अदमन प्रभाव निकल कर आएगा। तीसरा होता है प्रकटीकरण का प्रभाव, यानी कि जो जो वो अनुकरण करेगा उसको वो दूसरों के समक्ष रख सकेगा, वो उसको प्रस्तुत कर सकेगा। तो ये तीनों ही प्रभाव हमें किसमें, अनुकरण में देखने के लिए मिल सकते हैं।
ये क्वेश्चन आ सकता है डीएसएसबी में कि अनुकरण का कौन सा प्रभाव नहीं हो सकता। आदर्श प्रभाव जो आपको देखने के लिए मिलता है, एक आदर्श बालक आप बन जाते हैं, या जो अध्यापक के द्वारा कराया जाता है वही सेम चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा होता है दंड वह दमनात्मक प्रभाव। तो इसमें आप दंड के द्वारा भी बच्चे को सिखाते हैं, और दंड जो है बच्चे की अभिवृत्ति पर एक गलत असर डालता है, जिसकी वजह से भी उसका जो अनुकरण का जो प्रभाव है वो दमनकारी हो जाता है। तीसरा होता है प्रकटीकरण का प्रभाव, यानी कि बच्चा जो है वो अपने प्रत्याशा को या जो अपने मतलब भावों को है उनको प्रकट भी कर सकता है और नहीं भी प्रकट कर सकता, वो अनुकरण पर डिपेंड करता है। देखिए नीचे दिया हुआ है कि किसी आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप ग्रहण किए गए व्यवहार आदर्शीय व्यवहार में शामिल होते हैं। आमतौर पर समान व्यवहार में व्यस्त किसी आदर्श को दंडित हो सॉरी आमतौर पर समान व्यवहार में व्यस्त किसी आदर्श को दंडित होता हुआ देखने के परिणाम स्वरूप आदर्श के पथ भ्रष्ट व्यवहार के प्रतिनिधित्व से ये दमनात्मक प्रभाव संबंधित हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अगर बच्चे को आप किसी भी व्यवहार के लिए दंड देते हैं या वो दूसरों की नकल करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को सिगरेट पीता हुआ अगर आपने देख लिया या वो सिगरेट पीने की नकल कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो सीख कर आया है, और वहीं पर ही अगर आप उसको डांट डपट कर देते हैं या पेरेंट्स से मीटिंग कर लेते हैं तो बच्चा उस चीज़ को छोड़ देगा। वो क्या है, वो एक अनुकरण ही तो है जो बच्चे के द्वारा सीखा गया है। चलिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। प्रकटीकरण प्रभाव का अर्थ है कि किसी आदर्श के प्रतिक्रियात्मक कार्य से संबंधित है, ना कि उसकी व्यवहारिक विशेषताओं पर। प्रकटीकरण प्रभाव का एक उदाहरण समूह का व्यवहार है। किसी खेल की घटना में भीड़ में एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर ताली बजा रहा है। कभी कभी भीड़ में बहुत से व्यक्ति ये नहीं जानते कि वे इस तरह का व्यवहार क्यों प्रकट कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकटीकरण का व्यवहार है कि अगर आपने देखा कि एक भीड़ में एक व्यक्ति किसी तरीके का व्यवहार कर रहा है, मान लीजिए आपने देखा होगा जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं, बस वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर सड़क रेड लाइट पर आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे खेल अलग अलग तरीके का खेल दिखाते हैं। तो वो जो अलग अलग तरीके का खेल होता है, बहुत सी भीड़ उसकी तरफ आकर्षित होती है और कुछ भीड़ उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती। जो भीड़ उसकी तरफ आकर्षित हो रही है और तालियां बजा रही हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो उस कार्य को प्रकट करने का प्रयास करेगा। चलिए एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक नुक्कड़ नाटक या फिर एक बंदर का जो खेल हो जाता है, बंदर के खेल को हम ले लेते हैं कि एक बंदर का खेल है जो मदारी दिखाने के लिए आता है। सभी बच्चे उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं और सीखते भी, अरे हाँ ये देखते हैं अच्छी तरीके से कि बंदर का खेल ये कैसे दिखा रहा है। बच्चा उन्हीं में से ही कुछ शब्द या कुछ वाक्य ले लेता है और उसको अपने घर पे सेम टू सेम रिपीट करता है। तो ये होता है प्रकटीकरण। आई होप को आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, मतलब बच्चे का अगर आपको प्रकटीकरण कराना है, आपको बताना है बच्चा अवलोकन कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विधि द्वारा अधिगम अवलोकन। प्राकृतिक विधि द्वारा अधिगम, हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक विधि द्वारा अधिगम किसके अंतर्गत आता है, तो वो अवलोकन के अंतर्गत आता है। एक अवलोकन ही प्राकृतिक विधि है अधिगम की। दूसरा है आपका कि अवलोकन अधिगम के अन्य नाम क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अवलोकन अधिगम के अन्य नाम क्या है। पहला है आपका स्थापना अधिगम, दूसरा है सामाजिक अधिगम, तीसरा है आदर्शात्मक अधिगम। ये तीनों ही आपके अवलोकन अधिगम के नाम हैं। यहाँ पर है आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। अगर आपको बालक के अंदर अनुकरण को प्रभावित करना है तो आप कुछ कार्य ऐसे कर सकते हैं, जिसमें कि एक है अपने विद्यार्थियों के द्वारा प्रकटीकरण के लिए आदर्श बनाने की कोशिश कीजिए। अपने व्यवहार में सकारात्मक पहलू का प्रदर्शन कीजिए, यानी कि एक आपको क्या है, एक मॉडल
टीचर होना है, आपको एक एज अ फैसिलेटर होना है, आपको एज अ मेंटोर होना है, एक आदर्श अध्यापक आपको बच्चे के समक्ष बनना है। दूसरा आता है कि जब आप इतिहास, सामाजिक, साहित्य और कहानी आदि बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमेशा महत्वपूर्ण चरित्रों का सकारात्मक पहलू जो है वो बच्चे के समक्ष प्रस्तुत करें। जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपको जो मोरल थिंग्स हैं उस कहानी के पीछे, वो आपको ज़रूर बच्चों को बतानी चाहिए। जब कोई बच्चा सकारात्मक व्यवहार करता है तो आपको उसे उत्साहित करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए, अरे वाह, बहुत अच्छा, आप तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से आपको उसको मोटिवेट रखना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ में कहीं भी कोई डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने विद्यार्थियों को किसी आदर्श के अनैतिक, पथभ्रष्ट व्यवहार के प्रकटीकरण से बचाने के लिए कैसे निरुत्साहित कर सकते हैं। तो आप अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सीक्रेट का एग्जाम्पल दिया था पीछे। तो आप क्या करेंगे, आप उसको डांटेंगे, मारेंगे नहीं, आप उससे बात करेंगे, आप उसकी समस्या को समझेंगे, आप उसको जानेंगे, आप उसको तरह तरह के एग्जाम्पल्स देंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो एक अध्यापक होने के नाते आपको करनी चाहिए। चलिए अब अवलोकन की तरफ बढ़ते हैं। तो अवलोकन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अवलोकन क्या है, एक प्राकृतिक विधि है अवलोकन। और अवलोकन अधिगम के अन्य नाम भी मैंने आपको बताए। यही सेम चीज़ यहीं पर लिखी हुई है कि अवलोकन जो है, अवलोकन से अधिगम मानव अधिगम की सामान्य और प्राकृतिक विधि है। इसके अन्य नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। भाषा और संस्कृति सिद्धांतों को ग्रहण करता है। अगर हम अधिगम अवलोकन की बात करें, अवलोकनात्मक अधिगम बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिगम विधि है। जब बच्चा मौलिक क्रियाकलाप जैसे भाषा और संस्कृति सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो एक तरीके से अवलोकन ही करता है। वह अनुकरण नहीं करता, वो अवलोकन करता है। वो देखता है, समझता है, उसके बाद वो अवलोकन करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाने लगा कि कौन सी विधि प्राथमिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ है, तो सबसे पहले होता है अवलोकन, दूसरे नंबर पर होता है आपका अनुकरण। कभी भी अनुकरण पहले नहीं होता, बच्चा पहले देखता है, समझता है, उसके बाद ही वो उसका दोहराव करता है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि बच्चा पहले उसका चुनाव करता है जो चीज़ उसको समझ आती है। यहाँ पर बेंडूरा ने 1977 में 4 विशेष प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है ध्यान प्रक्रिया, दूसरा है स्मृति प्रक्रिया, तीसरा है पुनर्निर्माण की गति प्रक्रिया, चौथा है प्रेरक प्रक्रिया। ये चारों की चारों प्रक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि बच्चा अगर किसी की भी नकल कर रहा है ना, तो सबसे पहले उसे ध्यान से देखेगा, उसे समझेगा, उसे जो अच्छा लगेगा उसको वो समझेगा और अपने व्यवहार में लेकर आएगा। स्मृति प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या करता है, उसे अपनी स्मृति में बसाता है। जो चीज़ उसको पसंद आती है उसको वो याद रखने का प्रयास करता है, समझता है, उसे जानता है। यहाँ पर स्मृति भी 2 तरीके की दे रखी है इन्होंने। अक्सर हम स्मृति के लिए 2 प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ 2 प्रक्रिया इन्होंने दे रही हैं। पहली, देखी गई चीज़ों को दिमाग में स्टोर करना, तब मन ही मन उन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना। पहले तो हमने क्या कह दिया कि जो हमने चीज़ देखी आप उसको सीधा का सीधा स्टोर कर लिया। अगर हमें चीज़ें लर्न नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस में याद करते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। बेंडूरा 1977 सुझावित करते हैं एक आदर्श से सीखने का सबसे अच्छा तरीका अवलोकन किए गए व्यवहार को संगठनात्मक रूप से संबंधित और अभ्यास करना। यानी कि आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी आपके व्यवहार में चेंजमेंट आ रहा है, वो संगठनात्मक रूप से संबंधित है। और आप जितना भी ज़्यादा उस पर अभ्यास करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वो चीज़ समझ में आएगी। पहली है इसमें पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया, ये इसका उसका चौथा पॉइंट है।
पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी भी स्मृति को आपको दोबारा से प्रयोग करना है। जितना भी आप चीज़ें को पुनरावृत्ति में लाते जाएंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। किसी भी स्मृति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी आपको पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। दृश्यकृति के अभ्यास के द्वारा अवलोकित व्यवहार के स्मरण के बाद व्यवहार शारीरिक रूप से बदल जाता है। इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि कोई सचिन तेंदुलकर के समान बल्लेबाज बनने की इच्छा रखता है तब वह बल्लेबाज बनने के लिए उसमें शारीरिक योग्यता क्षमता होनी मूलभूत आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया में आपका आ जाता है। जैसे अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपको बल्ले की ज़रूरत पड़ गई। मतलब यहाँ पर एक साध्य और एक साधन की बात की गई है। जैसे आप एक साधन हैं तो आपको साध्य की आवश्यकता पड़ सकती है जिससे कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सके, सीख सके। अवलोकन किए गए व्यवहार को क्रियान्वित करने का दूसरा पहलू उस कार्य की श्रृंखला का वास्तव में अभ्यास करना है। यानी सारी ही चीज़ अगर अभ्यास पर टिक जाती है कि आपको दिमागी रूप से मतलब किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आपको पुनरावृत्ति अभ्यास की तो ज़रूरत है ही है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रेरक प्रक्रिया। प्रेरक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? प्रेरक प्रक्रिया का अर्थ है कि आप जिस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लगी, तो आप उसके प्रति आकर्षित होंगे ही होंगे। देखिए इसको पढ़ते हैं। प्रेरक प्रक्रिया। आपने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो दूसरे बच्चों को देखकर बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं और सीखने के सभी पदों को बता भी देते हैं तथा इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है या किसी और समय उनसे उस कार्य को करने के लिए कहें तो वह नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में क्या समुचित प्रेरणा का अभाव है? बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से किसी कार्य को करने के लिए स्व प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बच्चा जो है वो पहले से ही प्रेरित होना चाहिए। ये बच्चा जो है स्व प्रेरित होना चाहिए। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। ठीक है, आंतरिक मतलब अपने आप से प्रेरित होना चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। आगे है आपका कि अवलोकनात्मक अधिगम किसी आदर्शात्मक घटना के साथ शुरू होता है और अवलोकनकर्ता के प्रदर्शन से आदर्श के प्रदर्शन की क्षमता तक जाने के लिए 4 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले यह भी हमने पढ़ा है, ध्यान देना, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करना, फिर शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण करना, और चौथा आ जाता है आपका व्यवहार का प्रदर्शन। ये चारों ही अवलोकन के 4 स्टेप्स हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अवलोकन अधिगम के लिए अपने विद्यार्थियों की सहायता में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये आपको बताना है। अवलोकन अधिगम में प्रदर्शन के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के किन्हीं 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ ये इसका आंसर लिखा हुआ है। चलिए इससे आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ऊपर आपको 2 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।